Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about the adjustment that is outstanding expenses as well as prepaid expenses. So let's start. देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो एक्सपेंस से रिलेटेड यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है, वो तीनों मैंने यहाँ पे कंसिडर करी है। देखो हम ऐसे पढ़ेंगे, हमारा जो मोटिव है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, न कि बुक वाला रट्टा मारना है अपने को। तो कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से एंड तक क्या प्रॉब्लम आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है और क्या हमें एडजस्टमेंट एंट्री की कहां पे जरूरत पड़ती है वो मैं आपको अच्छे से है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अच्छे से अटेंशन आप पे करोगे तो डेफिनेटली आपको है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कोई एक्सपेंस है, अब ये कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लिया है रेंट का ताकि हमें समझने में इजी रहे, इसीलिए मैंने रेंट का एग्जांपल लिया है। तो जैसे मान लेते हैं कोई रेंट का एक्सपेंस है और वो 10,000 पर मंथ है, यानी एक महीने का आपका 10,000 रुपए का रेंट होता है। तो बोलो 12 महीने का कितना रेंट हो गया, 1,20,000, यानी पूरे साल भर का आपका रेंट का खर्चा कितना होता है, 1,20,000, ठीक है। अब आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पे करने की। या तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली 1,20,000 का पेमेंट कर सकते हो, 1,20,000 से कम पेमेंट कर सकते हो, या 1,20,000 से ज्यादा भी पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इफ पेड रुपीज 1,20,000, ठीक है, और दूसरा है इफ पेड रुपीज 90,000 मीन्स लेस देन 1,20,000 एंड इफ पेड रुपीज 1,40,000 मीन्स ग्रेटर देन रुपीज 1,20,000, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब पहला यहाँ पे देखें तो अगर आपने एग्जैक्टली जितना खर्चा है उतना ही पेमेंट करा तो वहां पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने कम पेमेंट करा है या फिर ज्यादा पेमेंट करा है तो वहां पे एडजस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ती है, इसीलिए हम ये चैप्टर में एडजस्टमेंट है वो पढ़ रहे हैं। अब देखो जब आपने कम पेमेंट करा है तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब बोला जाएगा, जब कोई खर्चा है वो आपने कम पेमेंट करा है तो वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा अगर आपने ज्यादा पेमेंट कर लिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, और हमारे एग्जाम्पल में प्रीपेड रेंट है। तो ये दोनों में आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो हम एक एक करके ये एडजस्टमेंट जो है वो पढ़ते जाएंगे, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है हमारा, उसमें क्या होता है कि देखो ये वाला केस हम यहाँ पे कंसीडर करें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा जब कम पेमेंट करा है, तो ये वाला केस हमें इसकी को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जब आपने 90,000 का पेमेंट करा होगा ड्यूरिंग द ईयर में, जब ड्यूरिंग द ईयर में आपने 90,000 का पेमेंट करा होगा तो वो लोग खर्चा पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, जैसे रेंट पेड रुपीज 90,000, तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 90,000 और टू कैश बैंक अकाउंट 90,000, ये आपने क्या करी होगी, जर्नल एंट्री है वो पास करी होगी। ओके, तो सर आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा और एट दैट टाइम आप क्या करोगे, फाइनल अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वो सब आप चीजें बनाओगे। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जब आप एक साइड इनकम लिखोगे, एक साइड आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस लिखोगे, तो वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में एक रेंट का एक्सपेंस भी आएगा। और वो रेंट का एक्सपेंस कितना आएगा, बोलो 90,000। क्यों, क्योंकि सारी जर्नल एंट्री से ही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे अमाउंट जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस केस में कितना जाएगा, 90,000। लेकिन मुझे बताओ कि आपका रेंट का एक्सपेंस कितना है इस साल का, 90,000 है या फिर 1,20,000 है। आंसर इज 1,20,000 है। हमारे इस साल का खर्चा तो 1,20,000 बनता है। हाँ, पेमेंट हमने सिर्फ 90,000 करा है, क्योंकि बाकी का 30,000 बाकी रखा है, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो बोले अगले साल हम पेमेंट कर देंगे। तो समझ में आ रहा है, यानी पेमेंट कम करा है, लेकिन पेमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि खर्चा हमारा इस साल का सिर्फ 90 था, खर्चा हमारा 1,20,000 ही था, पेमेंट सिर्फ हमने कम करा। और हम जो अकाउंट्स लिखते हैं ना वो हम ड्यू बेसिस पे लिखते हैं, मीन्स अक्रूल बेसिस पे लिखते हैं, हम कैश बेसिस पे नहीं लिखते। मीन्स हमें यहाँ कैश से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है कि जो एक्सपेंस और इनकम जिस पीरियड का है उसको उसी पीरियड में हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जब आपने एंट्री पास करी 90,000 की, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे तो P&L अकाउंट में ये रेंट का एक्सपेंस कितना जाएगा, 90,000। और जब अगर रेंट का एक्सपेंस अगर 90,000 आपने इस साल का मान लिया तो बोलो आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल का खर्चा तो था आपने
1,20,000, क्योंकि बिल्डिंग जो आपने यूज करी है वो तो पूरे 12 महीने यूज करी होगी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 9 मंथ ही आपने यूज करी थी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए फैसिलिटी तो पूरे 12 मंथ आपने यूज करी, तो वो खर्चा भी आपका पूरे 12 मंथ का ही इस साल का होगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मतलब ये पिक्चर क्वेश्चन में ऑलरेडी है वो आपको गिवन रहेगी, एडजस्टेड होगी, मतलब ये ऑलरेडी इफेक्टेड होगी, इनमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई वो समझो आप। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करता हूं तो फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कितना जाएगा, 90,000, जबकि वो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे वहां कितना चाहिए, 1,20,000 चाहिए। कितना चाहिए, 1,20,000। क्यों? क्योंकि इस साल का खर्चा कितना है मेरा, 1,20,000। तो अब क्या करूं मैं जिससे मेरा P&L अकाउंट में कितना खर्चा चला जाए ये रेंट का, 1,20,000। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें 30,000 का एक्सपेंस क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं। तो बोलो कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। समझ में आया? तो 1,20,000 हो जाएगा अगर 30,000 इसमें और मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो यहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ी, एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत पड़ी। मुझे यहां कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये कितना बनेगा, 1,20,000 बनेगा, ताकि मुझे सही करेक्ट और प्रॉफिट है वो लॉस पता चले इस साल का। समझ में आया? तो अब देखो, तो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, कहां पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री की जरूरत पड़ रही है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है वो लिया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि अब आपको कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास करोगे। तो देखो ये रही एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करोगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000, कितना बाकी है, 30,000 ना, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 30,000 है, तो 30,000 से एंट्री करोगे। टू आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस अकाउंट आप करोगे कितने से, 30,000 से। ठीक है, और अगर आपका दूसरा एक्सपेंस है तो रेंट की जगह पे वो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो रखोगे आप। ठीक है ना, फाइन। तो एंट्री बनी रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, चलो अब ये जो रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हुआ है तो इसको आप क्या करोगे, जो आपका P&L अकाउंट है उसके डेबिट साइड में रेंट के एक्सपेंस में क्या करोगे, ऐड करोगे। और जो क्रेडिट हुआ है ना, ये आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, ठीक है ना, इसको आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है वो शो करना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका खर्चा पे करना बाकी है, अगर आपका कोई खर्चा अनपेड है, पेमेंट करना बाकी है, दैट मीन आपका ये ड्यूटी बनता है, आपका ये लायबिलिटी होता है। ठीक है ना, आपका ये जिम्मेदारी है कि जब भी आपके पास पेमेंट आ जाए तो आप क्या करो, उसका पेमेंट है वो कर दो, तो आपका लायबिलिटी होता है। और जो लायबिलिटी होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो एसेट्स होती है उनका डेबिट होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। देखो कैसे शो करना है मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको। देखो P&L अकाउंट, इसके डेबिट साइड में सबसे पहले टू रेंट एक्सपेंस लिखोगे, कौन सा, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है। एक चीज हमेशा समझना, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है ना वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो रहा है, मतलब उसकी एंट्री सब कुछ हो चुका है, वो सब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। जो नहीं हुआ है वो आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली आपको 90,000 तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा वहां पे, तो पहले आपको क्या करना है, ये 90,000 है वो ले लेना है जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा। ठीक है, मतलब ये 90,000। उसके बाद में आपको एडजस्टमेंट एंट्री, ये तो आपने आज करी है, ठीक है, तो ये 30,000 उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट का 30,000, तो ये कितना बन जाएगा, 1,20,000 है वो बन जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी आप बताओगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट है वो 30,000 का है, ताकि कोई भी बैलेंस शीट देखे तो ये पता रहे कि हाँ इसका 30,000 का खर्चा बाकी है, मतलब इतना लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है? फाइन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट देना है और आपको फाइनल अकाउंट में इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, फटाफट इसको आप नोट डाउन करो, अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करो वीडियो को, देन उसके बाद में हम इसका एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2015, और आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, रेंट एंड टैक्सेस आपको गिवन है 11,000 का। उसके बाद में एडजस्टमेंट में अगर आप देखो तो रेंट टैक्सेस आपको दे रखा है ऑफ ₹1,000 अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आपका जो रेंट है वो कितना बाकी है, 1,000 का आउटस्टैंडिंग है। तो देखो आउटस्टैंडिंग है तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी ना अपने को। तो बोलो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसकी 2 जगह पे इफेक्ट जाती है फाइनल अकाउंट में। कहां कहां पे, एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो एक्सपेंस में ऐड करना है, और दूसरा आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो करना है। ठीक है ना, तो ये 2 इफेक्ट आपको देनी रहती है, बस अपने को इतना ध्यान में रखना है। वो सारा डिस्कशन सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने डिस्कस करा था। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन की हम जो इफेक्ट है वो दे देते हैं। देखो
सबसे पहले तो हाँ, यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, उसकी इफेक्ट दे देनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली इफेक्ट तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में है। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां पे आप लिखोगे टू रेंट टैक्सेस। ठीक है, रेंट टैक्सेस, और वो कितना दे रखा है आपको, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, 11,000। ठीक है, इसको ले लेते हैं पहले 11,000 को, देन उसमें अपने को ऐड करना है। ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट टैक्सेस। कितना आउटस्टैंडिंग कितना है क्वेश्चन में, तो देखो एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है 1,000 का, तो ये 1,000 इसमें आप क्या करो, ऐड कर दो, तो ये कितना बन गया आपका 12,000। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट देनी है वो है। और दूसरा बैलेंस शीट में, तो देखो बैलेंस शीट के आपको लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग रेंट टैक्सेस। ठीक है, रेंट टैक्सेस कितना 1,000, बस इतना ही अपने को यहां पे याद करना है, समझना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, मैंने आपको अच्छे से वो समझाया है। ठीक है ना, अब बुक के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअली जो है वो क्लियरिटी रहेगी आपके माइंड में, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, और एक और चीज आप ध्यान में रखना कि जो चीज हमेशा है ना, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है वो फाइनल अकाउंट में किसी भी दो जगह पे जाती है। ठीक है ना, आइदर वो ट्रेडिंग हो, P&L हो, बैलेंस शीट हो, इन तीनों में से कहीं पे भी, या P&L अप्रोप्रिएशन हो, तो इन सब में से कहीं ना कहीं दो जगह पे जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट है जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो वो कहां पे जाएगा, वो सिर्फ किसी भी एक जगह पे जाएगा। तो देखो यहां आपके सामने कि ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हमें 11,000 दे रखा था, तो दोनों में से सिर्फ एक ही जगह पे आया, दैट इज P&L अकाउंट के डेबिट में। लेकिन जो एडजस्टमेंट में दिया था 1,000, वो देखो दो जगह पे आपको दिख रहा है, एक 1,000 इधर और एक दूसरा 1,000 इधर। ठीक है, तो शॉर्ट में जो पॉइंट हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है वो फाइनल अकाउंट में दो जगह पे जाएगा कम से कम, और जो आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो किसी भी एक जगह पे जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट का डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।